अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार में सघन मतदाता सूची के अभियान के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग ने अब पूरे देश भर के लिए एक दूसरे चरण का 12 राज्यों का SIR कराने का निर्णय लिया है, जिसका आधिकारिक तौर पर आज ऐलान भी कर दिया गया है। और इसमें सबसे खास बात उत्तर प्रदेश का सम्मिलित होना है। देश का सर्वाधिक मतदाताओं वाला राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील स्टेट। और यहाँ अब SIR की प्रक्रिया कल सुबह से शुरू होने जा रही है, जो 7 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर ख़त्म होगी। तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश से कितने मतदाताओं का नाम साफ हुआ। तो क्या बिहार के इस मसले के पश्चात चुनाव आयोग ने पूरे देश भर में ये कराने का निर्णय क्यों लिया है? 21 साल बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्या वाकई में चुनाव आयोग शुद्ध मतदाता सूची चाहता है या फिर इसके पीछे कुछ और विवाद? आज चर्चा इसी विषय की। तो बहन भाइयों, SIR की प्रक्रिया अब सिर्फ बिहार वालों के लिए नहीं है, ये पूरे देश में उन 12 बड़े प्रांतों पर लागू होने जा रही है जो SIR की प्रक्रिया से गुजरेंगे। तो जो कुछ आपने SIR की प्रक्रिया के दौरान पढ़ा, देखा, जाना और समझा, वो आपको अब 12 प्रांतों में देखने को मिलेगा, जिसमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है और अपना उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात और गोवा भी है, जहाँ चुनाव होंगे। प्राथमिकता पे उन्हीं राज्यों को लिया गया है जहाँ 2 साल के भीतर चुनाव होने हैं। उन जगहों पर SIR की प्रक्रिया शुरू होगी। तो क्या है ये SIR और इसको लेकर तरह तरह की बातें क्यों हो रही हैं? चुनाव आयोग इसको बिहार के अपने मॉडल को सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर पेश करते हुए देश के 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरी पर इसे लागू करना चाहता है। चुनाव आयोग का ये दावा है कि उन्होंने बिहार में 66 लाख से ज़्यादा मतदाताओं को, जो फर्जी तरीके से, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, अवैध रूप से या फिर मृत लोगों के या परमानेंट शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल थे, उनको हटाया गया। तो चुनाव आयोग के मुताबिक अब बिहार की मतदाता सूची शुद्धतम है। उन्हें लगता है कि यहाँ की सफलता के पश्चात अब हम पूरे देश में इसको लागू करेंगे। तो आज 12 राज्यों में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण अभियान, जिसे हम SIR के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट होने जा रही है। इसमें घर घर मतदाताओं की जांच होगी, घर घर आपके पास BLO आएंगे, BLA आएंगे। आप दावा भी कर सकते हैं अगर किसी का नाम गलत तरीके से कट रहा है तो उसके लिए समय भी पर्याप्त दिया गया है। लेकिन SIR की प्रक्रिया को लेकर अपोजिशन में विवाद है। इसको अपोजिशन राजनीतिक रूप से टूल के तौर पर देख रहा है कि उनके समर्थकों के नाम काटने का एक वृहद अभियान के तौर पर चुनाव आयोग चला रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दल आमने सामने रहे हैं और यह कोई बंद बात नहीं है, बल्कि खुले तौर पर चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों ने गंभीर से गंभीर आरोप लगाए हैं। अब भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी इसमें एंट्री की थी। जब चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को मानने से इनकार किया था, उस वक्त भारत की सर्वोच्च अदालत ने आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड के साथ, वोटर मतदाता सूची के साथ एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट करार दिया था। हालांकि आज फिर CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इससे डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल तय नहीं होता है। लेकिन बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से आधार कार्ड मानना पड़ा था। तो आधार कार्ड तो लागू रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश अब भी लागू है, लेकिन इसको लेकर एक विवाद है। तो इन 12 राज्यों में अगर SIR की प्रक्रिया हुई तो किसका फायदा है और किसका नुकसान? राजनीतिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और ये कितना ज़रूरी है और विपक्ष इसे अपने खिलाफ साजिश क्यों मानता है? आज सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज आए कुछ ताज़ा बयान आप सुन लें, फिर हमें डिबेट को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची
के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। एसआईआर हो चुका बिहार का, जरा इलेक्शन कमीशन बताए कि उसमें कितने अल्पसंख्यक, कितने अनुसूचित जात के, कितने कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो संविधान से अनुसूचित जात का नाम हटा नहीं पा रहे हैं, अल्पसंख्यक के हटा नहीं पा रहे हैं, गरीब के हटा नहीं पा रहे हैं, तब इलेक्शन कमीशन का सहारा ले। देखिए, जो एसआईआर है वो जो मतदाता सूचियां हैं उनके प्रदूषण के शुद्धिकरण का, और साथ ही साथ जो वैध मतदाताएं हैं उनकी सुरक्षा और अवैध मतदाताओं की समीक्षा से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा का पूरा अभियान है, उस पर किसी भी तरह का राजनीतिक भ्रम पैदा करने की किसी को कोशिश नहीं करना चाहिए। सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक के जो चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं। तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और सुनील शुक्ला जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अमीन साहब, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। ये बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया इतने बड़े पैमाने पर देश के 12 राज्यों में, उसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां तकरीबन मेरे ख्याल से 15.5 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, इतने मैराथन प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों? देखिए, अभी आपने सुना हमारे इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम 12 स्टेट की कराने जा रहे हैं, उसमें इंक्लूडिंग जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी, दिल्ली को छोड़ के, चाहे अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो। अब आप ये बात देखिए ना, इस बात को कि एक तरफ तो सारे जो दल हैं आपके, मैं आपको कार्यकर्ताओं को यार आपके सुनने वालों को और आपके जो यहाँ पर डिबेटर्स बैठे हैं उन सबको बताना चाहूंगा कि सभी जितनी पार्टियों के डिबेटर हैं उनको मालूम होगा और उनके कार्यकर्ताओं को पता होगा कि हमेशा ये आरोप लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट खराब रखी है, लिस्ट में बेईमानी हो गई है, लिस्ट में ये नाम जोड़ दिया है, वो काट दिया है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। लेकिन आप इस बात से तो बिल्कुल एग्री होंगे ब्रजेश जी कि जहां तक सवाल इस बात का है कि जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, हमेशा आपके पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं जिस दिन पोल होता है, और उस दिन जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन काउंटिंग एजेंट मौजूद होते हैं हर जगह। तभी ज्यादा कोई शिकायतें आ नहीं पाती, क्योंकि हर जो काम हो रहा होता है सब प्रिसाइडिंग अफसर के सामने और उन जनता के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में उनके रिप्रेजेंटेटिव के सामने किया जा रहा है। अब इसी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया है, इसको कई बार कहा गया, यानी अभी आप जो पुराने स्टेट से जिनमें इलेक्शन हुआ इससे पहले आप देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे हरियाणा ले लीजिए, चाहे दिल्ली ले लीजिए, सब में ये ऑब्जेक्शन किया गया कि हमारे वोटरों को काट दिया रूलिंग पार्टी से मिलके, और इलेक्शन कमीशन ने हमारे यहाँ बेईमानी कर ली, कुछ हमारे काट दिए और उनके किसी के जोड़ दिए। ये इस तरह की जब बातें की गई, तो इसीलिए एक हमेशा इलेक्शन कमीशन कुछ न कुछ पिछले इलेक्शन से सोचता है जी, और उसकी समीक्षा करने के बाद। लेकिन आपने देखा होगा कि विपक्षी दलों को चुनाव आयोग पर एतबार नहीं है, उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा है। जी, इन्हीं लोगों ने कहा था कि ये सूचियां हैं, उन सूचियों को आपको याद होगा 2004 में हुआ, फिर 2008 में हुआ, तब ये अब 20 साल के बाद होने जा रहा है लगभग। तो अगर इनको देखिए, जितने लोग मर गए हैं उनको तो हटाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इस बात से एग्री करेंगे जी? और जितने लोग माइग्रेट कर गए उनको भी हटाना पड़ेगा। जो नए आ रहे हैं हमारे नए वोटर, चाहे वो ट्रांसफर होके आए, माइग्रेट होके आए हो, या नए इंडक्शन हो रहा हो। मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। 2 सवाल। एक तो हर साल हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का मैं खासतौर पर रेफरेंस देना चाहता हूँ, हर साल हमारे यहाँ दिसंबर से जनवरी तक का जो वक्त होता है उसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण होता है, मतलब एक तयशुदा प्रक्रिया है, हर साल होता है। ये एसआईआर कराने की जरूरत क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एसआईआर कराने का, एसआईआर देखिए, एसआईआर कराने का इसीलिए हो रहा है कि टोटल अपडेट हो जाएगी लिस्ट, जो अभी तक जो कुछ कमियां रह गई हैं वो कमियां दूर हो जाएंगी, इसलिए किया गया है। ये नहीं इसमें कि किसी को कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों?
आप देखिए ना, इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे मैं भी कह रहा था पोलिंग का और काउंटिंग का, इसी तरीके से हमारे जो बीएलओज होंगे उनके साथ में हर पार्टी का बीएलए ऑथराइज्ड है चेक करने के लिए, और बात करने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए, और एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए। अब इसमें क्या बात, कहीं पे कोई चीज छुपी बात है? आप बताएं। दूसरा एक और विपक्ष जो मुद्दा उठाता है अमीन साहब, भरोसे का काम ही है सर। देखिए क्या है, कोई भी रिश्ता चलता है, कोई भी डेमोक्रेसी में कोई भी विषय हम बहुत वर्सटाइल तब करते हैं, मजबूत तब होता है जब भरोसा होता है। इस वक्त चुनाव आयोग और अपोजिशन के बीच एक अविश्वास की गहरी खाई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस खाई को पाटा क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है जो हमें देखने को मिली है, शायद आपको मिली होगी इस बात को, कि जब भी कोई इलेक्शन कमीशन की बात होती है, एक तो इलेक्शन कमीशन के जो हमारे ऑथराइज अधिकारी हैं वो नहीं बोलते, फिर इस पे स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, और दूसरी बात यह है कि हर मामले में आप देखेंगे कि बीजेपी पार्टी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है वो हमेशा इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करती है। यह नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपने आप प्रोटेक्शन लेना चाहिए, अपने आप रिप्लाई देना चाहिए, और अगर हम जैसे लोग कुछ एक्सपर्ट हैं तो उनको जब आप बुलाते हैं तो उस बात को हम शंका दूर कर देते हैं। लेकिन देखिए, आज मैंने आपको पहले क्यों आमंत्रित किया? सबसे पहले क्योंकि आप सर इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए एक सीनियर अधिकारी हैं। आप ज्यादा क्लैरिटी दे पाएंगे बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी के। तो वही बात मैंने बताई ना। क्यों तब लोग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी जब बीजेपी आयोग को डिफेंड करने आ जाती, जो आप अभी मुद्दा उठा रहे थे, यही एक पॉइंट है जिससे डाउट क्रिएट होता है। इसीलिए डाउट क्रिएट होता है, इसलिए हर आदमी समझता है कि बीजेपी पार्टी जो है उसको खरीद रखा है इलेक्शन कमीशन को, या इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है उनके हाथ में, या उनका वो सपोर्ट करता है। तरह तरह के ऑब्जेक्शन आरोप लगाए जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ में हमारे अधिकारी भी वहां होते हैं, पीआईबी के डायरेक्टर भी होते हैं जो इस बात को देखते हैं। सर, मैं एक सजेशन देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं चुनाव आयोग कुछ अपने अधिकारियों का एक पैनल बना दे, कभी इस तरह की हम लोग डिबेट करें तो सर वो भी लोग आ जाएं, थोड़ी और आप तो देते ही हैं, कुछ और लोग भी आ जाएं तो बढ़िया क्लैरिटी रहेगी, थोड़ी स्पष्टता अधिक होगी। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ जहां तक सवाल है, इसमें अभी जो प्रक्रिया की जा रही है इसमें बीएलएस बुलाए जाए हैं, बूथ लेवल असिस्टेंट, हर पार्टी को ऑथराइज किया गया है, तो उसमें कोई बात छुपी नहीं रहेगी, हर चीज सामने होगी सबके सामने। अब इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई? जी, बहुत शुक्रिया सर, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आपने बात उठाई कि बीजेपी चुनाव आयोग को डिफेंड करने आती है, जो ठीक बात नहीं है। तो मैं डॉक्टर समीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको इन्वाइट करता हूँ। बताइए भाई डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा उचित सवाल अमीन साहब ने उठाया है। आप इतने खुश क्यों होते हैं जब एसआईआर कहीं पे शुरू होता है? तो नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अमीन साहब ने जो सवाल उठाया है वो एक सैद्धांतिक बातें कही है, लेकिन उसमें वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी भी देश की एक राजनैतिक दल है, जागरूक दल है, और हम देश और समाज के लिए काम करने वाले राजनैतिक, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है वैसे सभी दलों को करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, निर्वाचन आयोग ने, हमारा मानना, हमारी पार्टी का मानना है कि निर्वाचन आयोग ने जो प्रक्रिया प्रारंभ की है, निश्चित रूप से ये मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए, अच्छी मतदाता सूची बनाने के लिए, बोगस मतों को हटाने के लिए, जो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं उनके भी नाम हैं, ऐसे लोगों के नामों को हटा के मतदाता सूची को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है, ये निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया स्वागत योग्य कदम है, और इसका सभी राजनीतिक दल का स्वागत करना है, मैं ही नहीं। देखिए, राजनीतिक आपके अलावा तो कोई नहीं आया स्वागत करने। नहीं ब्रजेश जी, यही तो विडंबना है ना। जब आप, अभी मैं बाइट सुन रहा था, जब आप जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कोई भी संवैधानिक संस्था देश की हो, जब उसको आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, उसके काम को राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप विरोध के नाम पर अनावश्यक बातें करेंगे। निर्वाचन आयोग जो काम कर रहा है वो प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर। एसआईआर का काम ये बताता है कि बड़े बृहद पैमाने पर हम इस मतदाता सूची को शुद्ध करेंगे। जो आपने अभी अपनी डिबेट में कहा कि हर वर्ष जनवरी में हमारे यहाँ मतदाता सूची में वो नाम बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, प्रत्येक वर्ष हम नाम बढ़ाते हैं, नाम काटने की प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन जो मृत होते हैं या शिफ्ट हो गए तो उनके नाम हटते मृत और नाम सूची नहीं हटते हैं, लेकिन उसके लिए कोई फॉर्म नहीं देता, कोई सूचना नहीं देता। हमारा बच्चा 18 साल का हो गया तो हम फॉर्म लेते हैं, भरते हैं, बीएलओ आता है, बीएलओ को देते हैं,
लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि ये हमारे पिताजी, हमारी माताजी, चाहे हमारी चाची आज यहाँ नहीं, अब माइग्रेट करके महाराष्ट्र चली गई हैं। देखिए, मतदाता सूची में नाम जो घटाने बढ़ाने का है, ये कोई ऐसा नाम नहीं है कि इस पर हाय तौबा मचाने। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब निर्वाचन आयोग ने बिहार में चुनाव हो रहा है ब्रजेश जी, तो निर्वाचन आयोग ने जब वहाँ SIR की घोषणा की थी तो राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, अन्य भी विपक्ष के लोग, तेजस्वी यादव, कितनी हाय तौबा मचाए थे। मैं पूछना चाहता हूँ, SIR हुआ, मतदाता सूची आई, कोई एक बूथ ऐसा बिहार का हो जिस पर 50 लोग ऐसे खड़े हुए हों जिन्होंने ये कहा हो कि मुझे मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, मुझे वोट देने का अधिकार नहीं है। 100 से ज्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे ब्रजेश जी, जिनको सूची में मृत बताया गया था। ब्रजेश जी, आप बूथ की बात कर रहे ब्रजेश जी, हो, लोगों के नाम मृत्यु दिखा दी गई थी। ये आर्टिफिशियल विरोध धरातल पर नहीं है। जो बातें आप सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, जाने वाले कौन लोग हैं? संजय सिंह ने एक मतदाता सूची उत्तर प्रदेश की जारी की थी, आपको ध्यान होगा। पाक बड़ा हमारे बुंदेलखंड के बगल का एक जिला है महोबा के एक गांव की सूची उन्होंने जारी की। यही मैं कह रहा था, पिछले डिबेट में भी मैं कहता था, आज दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश में आज़ादी के बाद आज तक 3 मतदाता सूची चल रही है। विधानसभा के लिए अलग मतदाता सूची, प्रधान के लिए अलग मतदाता सूची, नगर निगम और नगर पंचायत के लिए अलग मतदाता सूची। आखिर भाई, निर्वाचन आयोग अगर इसमें सुधार कर रहा है, एक कदम आगे बढ़ा रहा है, निर्वाचन आयोग उसमें सुधारात्मक काम कर रहा है, तो हमें उनका स्वागत करने में कौन सी आपत्ति है? क्वेश्चन, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में जो मतदाता सूची है वो बोगस है, उसमें बड़े पैमाने पर लोग हैं? नहीं, नकली फर्जी? ब्रजेश जी, ये मेरा काम नहीं है, ये निर्वाचन आयोग का काम है। आपको प्रतीत होता है ऐसा? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची का काम होता है, चुनाव से पहले होता है, चुनाव के बाद भी होता है। अभी 22 का चुनाव हुआ, 24 का चुनाव हुआ, हम सब ने लग के हमारी पार्टी की तरफ से BLO 2 बनाए जाते हैं। BLA और BLO राजनीतिक दलों के लोग भी बनाए जाते हैं। सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग अधिकार देता है कि आप अपने बूथ वाइज नाम दीजिए, हमारा BLA जाएगा, हमारा BLO रहेगा, और वो दोनों लोग मिलके गांव की मतदाता सूची को ठीक करेंगे। किसी को भी किसी का नाम काटने का अधिकार नहीं है। अन्न कटता है ब्रजेश जी, अब वो जमाना गया, मतदाता सूची ऑनलाइन है, आपका वोटर कार्ड ऑनलाइन है, किसी को भी कहाँ थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये अनावश्यक आरोप हमें लगता है कि तो आप समर्थक हैं? ठीक नहीं, देखिए, अच्छे काम का सबको समर्थन करना ठीक बात है, लेकिन आलोक शर्मा जी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बरगलाने का काम, देश में एनार्की फैलाने का काम नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आलोक शर्मा कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप इस SIR की प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि वो मतदाता सूची को शुद्धतम स्थिति पर ले जाएगा? आपके विरोध का कारण? देखिए, मुझे लगता है कि आज किसी ने भी विरोध पहले भी नहीं किया था। विरोध था टाइमिंग का और प्रोसेस का, कि जिस तरीके से किया गया। आज दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का भोंपू बनकर रह गया है, बीजेपी का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है, क्योंकि जो तमाम अधिकारी इनके चमचे रहते हैं उनको इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। आज हालत यह है कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, उनको हटा दिया गया। 1-1 साल तक अपोजिशन के सांसद समय मानते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन समय नहीं देता है। वोट चोरी की घटनाएं कितनी सामने आई हैं, इलेक्शन कमीशन किसी पे जवाब नहीं देता है। ये कह रहे हैं साहब अब वोट नहीं कटता है। अरे 80-80 रुपए दे के गुजरात से वोट कटते हैं, कहाँ के? कर्नाटक के। और फ़ोन नंबर कहाँ के यूज़ होते हैं? बिहार के। हालत ये है कि पूरी तरह से, जैसे CCTV कैमरे को हटाया पहले, फिर जिस तरह से 80-80 रुपये देकर वोट कटते देखे, उसके बाद EVM की बैटरी 99% देखी, हम फॉर्म 17C नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देता है, हम कोई सबूत नहीं देंगे। अरे चंडीगढ़ मॉडल भूल गए भाई सब लोग। चंडीगढ़ में क्या हुआ था, वो अनिल मसीह क्या कर रहा था, वो अगर CCTV फुटेज नहीं होती तो वो भी पाक साफ हो जाता। इतना कमजोर इलेक्शन कमीशन है कि पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि उस आदमी ने वोट चोरी की है,
उसके बावजूद वो वहां पर उस पद पर बना बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से आज किसी लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। 6-6, 8-8% लोकसभा के चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ गए। बनारस में मोदी जी हारे, वोटिंग रोक दी गई, काउंटिंग घंटों तक, और उसके बाद उनको जिता दिया गया। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, बिहार के अंदर आज भी 8 करोड़ से ज्यादा, लगभग 8 करोड़ 20 लाख वयस्क लोग हैं, लेकिन वोट कितने बने? 7 करोड़ 42 लाख। या 80 लाख वोटर क्यों नहीं बन पाए, इसका कोई जवाब देगा? कोई जवाब नहीं देगा। 65 लाख आए, वो इलेक्शन कमीशन का तुगलकी फरमान आया, 65 लाख वोट काट के फेंक दिए। सारी पार्टियों ने अपोज किया। किसने अपोज नहीं किया? बीजेपी ने अपोज नहीं किया। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाना भी इनको गलत लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाई इलेक्शन कमीशन को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी एनार्की फैला रहा था? सुप्रीम कोर्ट भी देशद्रोह का काम कर रहा था। आधार कार्ड नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2003 के तमाम डॉक्यूमेंट छुपा के बैठ गए ये लोग इलेक्शन कमीशन वाले। उसके बाद क्या हुआ? आलोक जी, कुछ सवाल जवाब है। आधार को भी मानिए आप, आधार को भी। पहला सवाल यह है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में शुरू करने का आज आधिकारिक तौर पर आयोग ने ऐलान किया है, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है या विरोध करती है? हम बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो हिंदुस्तान के अंदर हर कदम का सपोर्ट करते हैं। एसआईआर के माध्यम से अगर ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होगी, हम जरूर स्वागत करेंगे, आज भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस इलेक्शन कमीशन का जो पिछला इतिहास है वो बड़ा खतरनाक है ब्रजेश भाई। वो हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से चोरी करके बीजेपी की सरकारें बनवा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो सरकार निरंकुश हो जाती है। लाठी चार्ज करो, एसएससी को तबाह कर दो, यूपीएससी को तबाह कर दो, पेपर लीक कर लो, पिछवाड़े पे लाठियां मारो। एक प्रश्न और है सर, कमीशन तो हमें जितवा ही देगा कि एसआईआर के लिए चुनाव आयोग के पास एक, उनका कहना है कि एक सफल मॉडल है बिहार, जहां उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को, ऐसा उनका क्लेम है कि सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। वही मॉडल अब देश के 12 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में लागू किया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि अब सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को सामने आकर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बताना चाहिए कि कितने घुसपैठिए मिले आपको। जहां जहां अमित शाह जी जाते हैं, हर राज्य में घुसपैठिए पीछे पीछे चले जाते हैं। 800 के करीब, 700 से 800 के बीच में विदेशी नागरिक पाए गए। 250 ने कहा कि हम विदेशी हैं, हमारा नाम काट दीजिए। 250 के करीब ने कहा कि हम यहां पर आए हैं और इसी तरह से हमारी नागरिकता हुई। मतलब ये आंकड़ा 700 से 800 के बीच में है, जिसको ये लाखों दिखा रहे थे। सरनेम देखकर नाम काटे गए। आज भी 5 लाख के करीब बिहार में इस एसआईआर प्रक्रिया में ऐसे नाम हैं जो संदिग्ध हैं, जिनके पिताजी का नाम EFGS रखा गया है, एड्रेस 0000 लिखा गया है। आप बताइए इलेक्शन कमीशन भाई कैसे हुआ? ज्ञानेश कुमार जी शायरी पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं वो लैंप पोस्ट के नीचे सो रहे थे, लैंप पोस्ट के नीचे जाकर। मैंने कहा भाई लैंप पोस्ट के नीचे इलेक्शन कमीशन के लोग रात को जाकर चादर उठा के धन्यवाद, अगले दिन लैंप पोस्ट से दूसरे पे चला गया सड़क पार करके, तो क्या वो विधानसभा और बूथ बदल जाएगा, लोकसभा बदल जाएगा? इलेक्शन कमीशन का एसआईआर प्रक्रिया बिल्कुल फेल रही है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, स्वागत आपका। एसआईआर की प्रक्रिया कल सुबह से शुरू होने जा रही है। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट अपोजिशन की पार्टी है और जो एसआईआर शुरू हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, जहां 15 करोड़ 44 लाख मतदाता हैं। आपको किसी बात का संदेह है? देखिए, जो लोकतंत्र होता है और जो जमहूरियत है हमारे देश में, जमहूरियत में और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा आम जनमानस का और मतदाता का, किसी भी देश में उसके लोकतंत्र में उसके आम जन का, लोक का, उसमें सबसे ज़्यादा विश्वास बना रहे, इसकी पूरी महती जिम्मेदारी वहाँ के निर्वाचन आयोग की होती है, चुनाव आयोग की होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब चुनाव आयोग का जो उनके अधिकारियों का, जो उनके कमिश्नर का, चाहे वो ज्ञानेश कुमार जी का, चाहे सुखबीर सिंधु का, चाहे विवेक जोशी का, जो चयन हुआ है वो उनके किसी प्रतिभा के आधार पर नहीं हुआ है। उनका चयन इसलिए हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी परस्त होकर के, जबकि उनको इस देश के लोकतंत्र का परस्त होना चाहिए।
कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का परस्त होना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में जो हमारे 99.110 करोड़ जो मतदाता है, एक भी मतदाता का वोट न छूट जाए। लेकिन जो देश का निर्वाचन आयोग है, अब वो ये सुनिश्चित करता है उसका स्पेशल इंटेंशन रिजेक्शन ऑफ वोट ओबीसी, ईबीसी, मुसलमान है। आप इसको हिंदी में ऐसे समझ फिर से दोबारा बोलो। जो एसआईआर है वो उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि उसका मेन मतलब यह है कि स्पेशल इंटेंशन ऑफ रिजेक्शन वोट ओबीसी, ईबीसी, मुसलमान, आदिवासी है। उसका पूरा जो पूरा उसका मर्म है वो इस तरह से है। एक बार अमेरिका में भी ऐसा हुआ कि ऐसा कानून बना कि इस देश के ब्लैक कैसे वोट न देने पाए। जो देश का जो बड़ा वर्ग है, जो बहुजन वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्ववादी, सामंतवादी और मनुवाद के खिलाफ है, अब मोदी जी और पूरा देश बीजेपी ये जान चुकी है कि अब वो उससे हार रही है, तो उसका पूरा प्रबंधन ये है। तो अगर आप सवाल लीजिए साहब। हाँ, आप मेरा पहला प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी एसआईआर की प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश में भी होने जा रही है, इसका सपोर्ट करती है या आप इसके खिलाफ हैं? ये देश में हम प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, हम उसके मंशा के खिलाफ है। आपसे मैं ये पूछूं कि आसाम में क्यों नहीं हो रहा? आसाम में तो नहीं हो रहा, आसाम में भी चुनाव होने वाले हैं, आपने बिहार में करा दिया। और इसकी पूरी किसी भी चीज का जो होता है उसका ये होता है कि इसके परिणाम क्या होंगे, हासिल क्या होंगे। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य है कि घुसपैठिया पकड़े जाए। तो देश के गृह मंत्री से ये सवाल है कि आपने बिहार में कितने घुसपैठिया पकड़े? अभी अमेरिका से हमारे 2500 लोग डिपोर्ट किए गए। मैं देश की सरकार से, समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि विगत 10 साल में आपके हर शब्द में घुसपैठिया, राष्ट्रद्रोही, जबकि सच है कि सबसे बड़े घुसपैठिया आप हैं जो लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ रहे हैं। सर, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं, जो संविधान के आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं एक लाइन में, समर्थन में या विरोध में? हम इसके प्रक्रिया के विरोध में नहीं है, हम उसके मंशा के विरोध में। ये क्या बात हुई सर? आप तो ये तो समर्थक निकले। आप तो फिर हम समर्थक नहीं निकले। हम अब आप जब प्रक्रिया शुरू होगी तब तो इंटेंशन पर किस तरह की अनभिज्ञता की बात। अभी एक साथी कह रहे थे कि वोट हटाने का कोई नियम नहीं है। अरे कम से कम इतना तो बीजेपी बताती। बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉर्म 6 होता है वोट जोड़ने का, 7 होता है वोट हटाने का, फॉर्म 8 होता है आपको कोई करेक्शन करना होता है जी। तो आप क्या करेंगे? वेट एंड वॉच कि आप प्रक्रिया को निगरानी करेंगे? आपके पास कोई तैयारी है? समाजवादी पार्टी, अभी आपको मैं एक नया उदाहरण अपने घर का बता रहा हूं। मैं गांव से लौटा हूं, हमारे यहाँ बीएलओ के यहाँ से और प्राथमिक विद्यालय के मास्टर आ गए। मैं गांव पर था, महुरा गांव में, जिस गांव का मैं निवासी हूं, 2930 वोट है, उसमें 430 वोट ऐसे आ गए कहीं ये डुप्लीकेट लिस्ट है, इन लोगों का नाम काटा जा सकता है। और उसमें मैं हैरान था कि हमारे परिवार के, हमारे चाचा प्रधान है, उनका नाम था, हमारा खुद का नाम था। अब ये सरकार बताए कि अब आप ये बताइए कि मैं इस देश से, ये कौन सी पंचायत वाली लिस्ट की? ये पंचायत वाली लिस्ट की मैं नाम बता रहा हूं। हमारे चाचा खुद प्रधान है, उनका नाम भी डुप्लीकेट लिस्ट में था कि इनका नाम हटाया जा सकता है। आप बताइए इस तरह से। तो चुनाव आयोग, पंचायत को जल्दी तो चुनाव आयोग नहीं बनाता, वो तो राज्य चुनाव आयोग। ये अच्छी बात है कि आपके बच्चे अच्छी जगह पोस्ट। थैंक यू सर। इसके मायने ये नहीं कि देश के लोकतंत्र को आप। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। सुनील शुक्ला जी देश के जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, स्वागत आपका। तो अब बिहार की अपार सफलता के बाद चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? धन्यवाद ब्रजेश जी। एक तो बिहार में जो एसआईआर हुई उसकी कोई सफलता नहीं है। आपने अपार सफलता शब्द का प्रयोग सर, ये चुनाव आयोग ने कहा है, आप मेरे पे मत चिपकाओ। नहीं, आपने कहा इसलिए मैंने कहा आपसे। सवाल यह है कि एसआईआर इस देश में कभी नहीं हुआ जी, और यह जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो संविधान के मंशा के विपरीत है। हमारे देश में सार्वभौमिक मतदान का अधिकार दिया गया। मैं मतदाता हूं, आप भी मतदाता हैं, मेरे पिताजी भी मतदाता रहे हैं। हमने कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपने समकालीन नहीं जानता जो आवेदन पत्र भर करके मतदाता सूची में उसका नाम शामिल हुआ हो। लोकसभा विधानसभा के लिए जो मतदाता सूची बनती है, हाँ, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के लिए जब मतदाता सूची बनी थी तो मैंने, चूंकि वहाँ एक विशेष डिमांड होती है कि आप स्नातक हो, तो मैंने अपना प्रमाण पत्र लगाया और मतदाता बन गया।
लेकिन इस देश में कभी भी 1952 से लेकर के आज 2025 में जब ज्ञानेश कुमार जी ने एसआईआर शुरू की, एसआईआर शब्द ही को नहीं जानता था। मतदाता सूची को अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया हम सबने सुनी है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण की बात मैं पहली बार सुना, आपने सुना तो मैं नहीं कर सकता। इस देश में कोई व्यक्ति, इस शुद्धिकरण क्या होता है? अद्यतन किया जाता है। अद्यतन की प्रक्रिया में सब शामिल है, मतलब जिनके नाम छूट गए हैं वो शामिल किए जाए, जो दिवंगत हो गए हैं उनके नाम हटा दिए जाए, जो अपने गांव देश में नहीं रह रहे हैं, परमानेंटली माइग्रेट कर गए, कैजुअली जो माइग्रेट किए गए उनका नाम नहीं, उनका इसी का कंपोजिट नाम है एसआईआर सर, कंप्लीट होल पैकेज, जो आप अलग अलग ब्रांच ना ना ये नहीं है, ये नहीं है ब्रजेश जी, आप इसका इतना सरलीकरण मत कीजिए। आज रात के 12 बजे से उत्तर प्रदेश में हम और आप मतदाता नहीं रह जाएंगे। ये वह प्रक्रिया है, वह पूरी की पूरी मतदाता सूची अवैध हो गई, अस्तित्वहीन कर दी गई, और प्रत्येक मतदाता को एक न एक फॉर्म भरना है। सवाल इस बात का है कि आप यह प्रक्रिया, आपने कहा कि बीएलओ घर घर जाएगा, तो बीएलओ तो घर घर हमेशा जाता रहा है, फिर आज ये स्थिति क्यों आपने पैदा कर दी? दूसरी चीज, आप प्रमाण क्या मांग रहे हैं? ब्रजेश जी, मैं नहीं जानता कि आपके पास है कि नहीं। अगर आपसे आपके पिता के जन्म स्थान का प्रमाण पत्र मांगा जाए, मैं तो नहीं दे सकता, और मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता कुछ अपने पिता के जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। अच्छा, खसरा खतौनी दिखा दे तो चलेगा? नहीं चलेगा, वो प्रमाण पत्र जन्म स्थान का नहीं। मेरे पिताजी के पास एग्रीकल्चर लैंड थी जिस गांव में, वहीं जन्मे होंगे, मैं वो कागज दे दूंगा। जन्म स्थान का प्रमाण पत्र नहीं है। इस देश ऐसा अभिलेख नहीं है जो नागरिकता का प्रमाण पत्र। क्यों? सार्वभौमिक नागरिकता संविधान कहता है। ये कोई आप पासपोर्ट भी का अभिलेख है, आप जो है वो मतदान का परिचय पत्र है जी। आपके पास खसरा खतौनिया जिस है वो आपका भू अभिलेख है। भी अभिलेख तो आप ये क्या मानते हो कि कारण क्या हो सकता है कि ऐसा करने के पीछे का मकसद क्या है? इसका मकसद केवल है कि एक दल विशेष को लाभ पहुंचा सकती है, को प्रभावित होने की कोशिश हो सकती है। निर्वाचन आयोग तो विभिन्न आरोपों में जी, आप इसको देखिए। थैंक यू सर। थोड़ा सा आपका वीडियो कनेक्टिविटी में कुछ इशू आ रहा है, मैं ठीक करा के आपको वापस भी कनेक्ट फिर से करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, कल सुबह से एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में शुरू हो रही है। इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप किस तरह की हलचल और रिएक्शंस पा रहे हैं, ख़ासतौर पर सत्तारूढ़ दल और अपोजिशन में? देखिए, जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम है वो हर साल चलता है। 1 अक्टूबर से शुरू हो जाता है और 4 जनवरी 5 जनवरी तक चलता रहता है, और ये पूरे देश में चलता है। उस दौरान तबादलों पर भी रोक रहती है जो इन कामों से लगे रहते हैं। लेकिन अभी ये कह रहा है चुनाव आयोग कि ये वोटर लिस्ट की सफाई करने का काम हो रहा है। वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ थी उनकी सफाई की जाएगी। प्रक्रिया तो पहले भी होती थी लेकिन इतना हल्ला नहीं मचता था। बहुत सारे लोग निधन हो गया, बहुत सारे लोग गांव छोड़कर चले जाते थे, बहुत सारे नए नाम जुड़ जाते थे। गांव में पहले मास्टर आते थे या सेक्रेटरी आते थे, वो लोग ये सब काम लगातार करते रहते थे, पता नहीं चलता था। लेकिन जैसे जैसे चुनावों में कहा जाए प्रभाव बढ़ा, सत्ता में पहुंचने की लालसा बढ़ी, पैसा बढ़ा, उसी तरह से षड्यंत्र बढ़े, उसी तरह से साजिशें बढ़ी, और हर क्षेत्र में मतदाता सूची से लेके मतदान कराने से लेके वोट न डालने देने से लेके हर हथकंडे अपनाए जाने लगे। और ये बातें देखते हैं। बस पहले फर्क ये था कि तब मोबाइल नहीं था, इतनी तेज़ी से सूचनाएं आती जाती नहीं थी, बहुत ज़्यादा फर्जी वोटिंग नहीं होती थी, बूथ पे कुछ लोग डिब्बा उब्बा लूटा करते थे, उसके लिए पुलिस, सीआरपी और मिलिट्री लगती थी। षड्यंत्र अब हर कदम पर संभव है। भारत देश में आयोग ने कहा कि 9 बार एसआईआर हुआ है, कभी इतना हल्ला नहीं मचा है, अब क्यों हल्ला मचा रहे हो? तो बात तो सही है कि इतना बड़ा देश है, हरदम कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, और ये वोटर लिस्ट का भी काम बहुत बड़ा है, सुधार लगातार चलते रहना चाहिए जी, दुरुस्त करने का। लेकिन
ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपने ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं उनकी सफाई दे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में चुनाव आयोग जो भी काम करता है उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। विपक्ष उसके ऊपर हमलावर है, उसके हर काम को आशंका से देखता है और इसके लिए बहुत हद तक बांग्लादेशी और जात पात और धर्म की राजनीति जिम्मेदार है। वैसे भाजपा को बांग्लादेशियों का बहुत एहसानमंद होना चाहिए कि उनके नाम पर वो हिंदुओं को एकजुट करके वोट लेती है, और वो मुसलमानों का भी बहुत एहसानमंद हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब होगा तभी भाजपा को ज़्यादा फायदा होगा। तो ये दोनों मुद्दे तो जिंदा रहने चाहिए, इसीलिए SIR ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक बात मुझे अमीन साहब की बहुत अच्छी लगी वीरेंद्र जी, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी क्यों खुश होती है, वो क्यों डिफेंड करती है चुनाव आयोग को। आयोग की तरफ जैसे मैं पूर्व अधिकारी हूँ बोल रहे हैं, आयोग को अपनी बात रखनी चाहिए। बीजेपी जो डिफेंड करती है उससे अपोजिशन को डाउट हो जाता है। अगर बीजेपी चुप हो जाए तो अपोजिशन के पास डाउट नहीं रहेगा। देखिए, जो पार्टी सत्ता में है और जिसको लाभ मिलना है वो उसको बोलना ही पड़ेगा। उसके ऊपर जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है तो ये माना जाता है कि उसके पीछे सरकार का हाथ है, बीजेपी का हाथ है, इसलिए भी बीजेपी को जवाब देना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकती है। चाहे कर्नाटक में राहुल गांधी ने कहा कि वोट काटे गए जी, महाराष्ट्र में कहा वोट बढ़ाए गए, तमाम कई सारी बातें वो लेकर आते रहे, लेकिन ये इस देश की सच्चाई है कि SIR के बहाने हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा और ख़ास तौर से बांग्लादेशियों का मुद्दा ये जीवित रहेगा, और यही मुद्दा भाजपा को फ़ायदा देता है तो वो बोलेगी ही। अच्छा, मौन धारण करने के लिए वो भी राजनीति नहीं किए हैं, उनको बोलना भी चाहिए। नहीं, इसकी संवेदनशीलता मैं इसलिए मानता हूँ वीरेंद्र जी, क्योंकि ये बिहार के बाद अभी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतदाता हैं, तकरीबन 15.5 करोड़। जब वहाँ 7.5 करोड़ में 66 लाख कटे हैं, तो यहाँ 15 करोड़ 44 लाख में कितने कटेंगे? एवरेज जोड़िए तो मुझे लगता है 1.25 करोड़ उड़ जाएंगे। देखिए, ये काट पीट वाला चक्कर चलता ही रहेगा, लेकिन जिसके पास वोटर ID है, जब वोट डालने जाता है तो बूथ पे जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम ही नहीं रहता, लौट आता है। तो ये वोटर ID बना कहाँ, किस लिस्ट से बना, यही आज तक चुनाव आयोग नहीं ठीक कर पाया। कहाँ तक आप इनकी कमियों को बताएंगे और दुरुस्त कराएंगे? तब भी कांग्रेस की भी सरकारें रहीं, तब बीजेपी की भी सरकारें रहीं। तो ये जो इनबिल्ट समस्या है, उस समस्या को तो चुनाव आयोग दूर नहीं कर पाया। दूसरा, इस देश में जनता जब पैसा लेके वोट दे रही है तो ओका SIR पे काहे चिल्लाना है? जब भाई अरे पैसा भी तो तभी मिलेगा ना वीरेंद्र जी, जब नाम होगा। नाम ही नहीं है तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? हाँ, ये तो बात सही है। ये बड़ी चिंता का विषय है रूरल एरिया में। मैंने तो आज कई लोगों से बात की। अच्छा, ये बताइए, पुलिस लगाए दियो गांव बहरे नाम हुए वोटर लिस्ट में, वोटर ने डाले दिए तो क्या कहली है? पैसा तो वहाँ चला गया। नेता तो चुनाव में बहुत धोखा खाता है, मुर्गा भी खिलाता है, दारू भी पिलाता है, गाड़ी भी देता है, तमाम, लेकिन पूरा नहीं, इस मामले में आपके पास जो अनुभव है वो शायद हम में से किसी के पास नहीं होगा। तो ये भाई, जब पहले बिके तो बाद में तो तुम्हें बेचेगा ही जीतने के बाद जी। तो अब वो सब टिट फाट टैट है। देखिए, भविष्य ऐसे ही लोगों के बने हैं। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि जब नौकरी ना लगे जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में। तो इतना मजा है प्रधानी में, विधायकी में, सांसदी में। एक नेता 3-3 करोड़ के लैंड क्रूजर खरीद रहे, गाड़ी देख रहे हो आप। उत्तर प्रदेश में गाड़ी मिल नहीं रही लैंड क्रूजर, कौन सी वाली? 3 करोड़ रुपया से शुरुआत है। कौन सी वाली गाड़ी? लैंड क्रूजर गाड़ी है, 3 करोड़ रुपया की उसकी शुरुआत है। ये कौन खरीद रहा है? मिलत नहीं ना, 1-1 साल की वेटिंग है। नेता कह रहे हैं 1 महीना में ला के दो, चाहे जैसे दो। और यूपी में खरीद रहे हैं, विधायक सांसद सब खरीद रहे हैं। अरे हाँ, मतलब फॉर्च्यूनर से मोह भंग हो गया है, अब थोड़ा हाई ग्रेड गाड़ी चाहिए। हाँ, तो ये सब
राजनीति में पैसा बहुत है, ना कोनो फैक्ट्री है, ना कोनो उद्योग है, ना कहीं से नेता ईमानदार भी हैं सब, तो इतना रुपया कहाँ से आ जाता है? तो स्वाभाविक है कि कमाई करोड़ों में है, तभी तो लोग नेता बनने के लिए परेशान हैं। अच्छा, विजय एक जी- महीने में लैंड क्रूजर चाहिए, ऐसा भी है? हाँ जी, एक महीने में लैंड क्रूजर? हाँ, वो आफत है। कहीं चाहे नोएडा से मंगाओ, चाहे दिल्ली से मंगा के दो, चाहे हरियाणा से मंगाओ, लैंड क्रूजर चाहिए। गाड़ी काली सफेद दुइये कलर की डिमांड है। अब जिसमें कोई असमंजस रहा होगा, आज सुन के वो विधायक सांसद अब वो भी अपनी इज्जत से जोड़ लेगा आपकी बात सुन के, अब हाँ, वो भी ये लैंड क्रूजर status तो खरीदेगा। है। देखिए, हमारे देश में जनता, बात कुछ हो रही थी, शुरू कुछ हो। हमारे गांव में चुनाव में पहले थोड़ा माहौल बनता था जी। नहीं तो गरीब गुरबा लोग भांग खा के गोला खा के अपना शाम को मस्त हो जाते थे। और अब चुनाव में पैसा ज़्यादा खर्चा होता है और हर आदमी का सोशल मीडिया पे अपना अपना बयान है। नेताओं के लिए भी बड़ी समस्या रहती है। जी वीरेन जी, चुनाव आयोग अब चाहे जो उपक्रम करे, लेकिन चुनाव में पैसा पानी की तरह बहता है, ये वो भी जानता है, पूरा देश जानता है, और रोक नहीं पाया। वो सीमा निर्धारित करता है 25 लाख विधायक खर्च करे, 50 लाख सांसद, इससे ज़्यादा सब होता है। और आपको क्या बताना, सब आप जानते हैं। लेकिन आज चुनाव आयोग की हालत पर एक बात ये कहूँगा कि वो इतना बदनाम हो गया, विपक्ष ने उसको इतना बदनाम कर दिया कि उसके हर कदम पर उंगलियां उठ रही हैं। और जो दल सत्ता में आ जाता है वही जनता से किए गए वादों को भूल जाता है। जो जनता के लोग नेता पैर छूते हैं, बाद में उनसे सवाल करने पर नाराज हो जाते हैं। ये सब हर सरकार में रहा है, कोई जीते कोई हारे। जी। सुनिएगा कि हमारे ख्वाब अजब कहकसा बनाते हैं और ज़मीन को तारों भरा आसमां बनाते हैं, और मैं भूल जाता हूँ उनकी कहानियाँ कितनी, लेकिन वो एक जरा सी बात को दास्तां बनाते हैं। देखिए वीरेन जी कितने गहरे पत्रकार हैं कि हम लोग बात कर रहे थे मतदाता सूची पे और इन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड बता दिया लैंड क्रूजर वाला। ये बहुत बड़ा मसला है, इस पे मतलब आगे किसी दिन चर्चा करेंगे जब और लैंड क्रूजर बिकेंगी। तो बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। तो बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, दूसरा चरण है जिसमें दिए गए सीमित समय पर सबको अपनी बात रखनी है। मैं अमीन साहब को आमंत्रित करता हूं, चुनाव आयोग में फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। अमीन साहब, इस वक्त मैं जो देख रहा हूं वो राजनीतिक दलों, खास तौर पर अपोजिशन और चुनाव आयोग के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की भारी कमी है। ऐसे प्रयास क्यों नहीं होते हैं कि इस विश्वास की कमी को कम से कम विश्वास में तो बदला जाए? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक सवाल है विश्वास और अविश्वास का, आप देखिए पहले शायद 40 थी, इनका अपोजिशन में भी नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर, ये कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट या उनके सहयोगी, जिससे कि उनको अपोजिशन का लीडर बन पाते। पिछली बार याद होगा, सभी को पता है, आलोक जी बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। और अब की बार यही लोग जीते तो अब अपोजिशन में आ गए। अगर मैं एक बात सभी से पूछना चाहता हूं कि अगर इस तरह से बेईमानी करता होता इलेक्शन कमीशन, तो राहुल गांधी 2 जगह से नहीं जीत पाते। अब इनकी बहन जीत के आई है। आप देखिए कश्मीर में क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, बेईमानी का रिजल्ट है या ईमानदारी का रिजल्ट है इलेक्शन कमीशन का। आप देखिए कर्नाटक में क्या निकला, और भी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु का है, केरला का है, वेस्ट बंगाल का है। अगर इलेक्शन कमीशन अब तक ये बेईमानी कराता आता तो ये इनके राज्य में भी यही होता रहा है। ईवीएम तो इन्हीं की स्टार्ट हुई टाइम पे, तब भी इलेक्शन कमीशन को किसी ने नहीं छोड़ा। इलेक्शन कमीशन किसी हाल में ही, चाहे कितना ही अच्छी बात ही कर ले, अच्छे काम कर ले, उसको कोई भी अप्रिसिएशन लेटर नहीं मिलता है, ना अप्रिसिएशन दिया जाता है। मेरा यही अनुरोध है कि कृपया आप लोग देखें, समझें इस बात को। और एक तो क्या हर दौर में गाली खाना चुनाव आयोग की किस्मत में लिखा है? हर दौर में जिसका सर्टिफिकेट लेके पार्लियामेंट असेंबली में जाते हैं और वहां की सदस्यता लेके इतनी बातें करते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कहीं है तो उसको पकड़िए, हमारा इलेक्शन कमीशन उसको पूरा दंडित करने का प्रावधान है। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीर सिंह जी, आप मुझे बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी में इतना उतावलापन क्यों है? नहीं, कोई उतावलापन नहीं ब्रजेश जी। देखिए, हम तो सवाल कर रहे हैं। अभी मैं आलोक जी को सुन रहा था, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता, सबसे ज़्यादा संवैधानिक पदों का दुरुपयोग अगर किसी ने किया तो कांग्रेस सरकार में रहते।
इस देश के अंदर इमरजेंसी किसने लगाया आलोक जी? इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, आपकी नेता थी। और क्यों लगाया था? उत्तर प्रदेश की लोकसभा का चुनाव हार गई थी। अब हमसे कहवाइए मत कि कितना संविधान का गला आपने घोटा है। दूसरी चीज, राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, कर्नाटक की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, बिहार की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफ़ी मांगिए, भाग के खड़ा हो गए, कहाँ गए पता नहीं चला। तीसरी बात, बिहार के अंदर अगर निर्वाचन आयोग ने अच्छा काम नहीं किया तो आपको जब उसने ड्राफ्ट दिया तो आपने आरोप क्यों नहीं लगाया? आपने ड्राफ्ट के सवाल पर सहमति क्यों व्यक्त की? आपने उसमें से उन्होंने खराब क्या किया इसको बताया क्यों नहीं? अरे मैं तो कह रहा हूं कि अगर 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए तो 5 लाख तो आपके साथ खड़े होते। आप बैठ जाते गांधी मैदान में। आज तक कांग्रेस की कोई रैली 50,000 की नहीं हुई होगी। आप 1 लाख लोगों को लेकर प्रदर्शन करते कि साहब इनका नाम आपने काटा, इनका नाम जोड़िए, ये गलत हुआ है। हम निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन आप संविधान का चलो रोज एटलीस्ट गला आपने घोटते क्लैरिटी तो दे दी। आप रोज गला घोटते हैं संविधान का। सबसे ज्यादा संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों का दुरुपयोग किया आपने। संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को सरकार में रहते उपकृत किया है, ये किसी से छुपा नहीं है आलोक जी। और कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती है उसी पर माफी मांगती है, उसी से पीछे भागती है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई जो मतदाता सूची निर्वाचन आयोग ठीक है। अरे अब ईवीएम को गाली देना तो आपने बंद कर दिया। अभी हमारे निर्वाचन आयोग के साथी कह रहे थे कि जो जीत जाते हैं वो खराब नहीं होता। ईवीएम को आप गाली दे रहे थे। हमें 2022 तो याद अब है। पुरानी बात हो गई, ईवीएम मतदाता सूची नहीं बात। इस नाते पुरानी हो गई कि इनके पास कहने ब्रिजेश जी कुछ नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राज्यों में धन्यवाद सर। सरकार में है, कुछ नहीं किया इन्होंने। ओके आलोक जी, सिर्फ निर्वाचन आयोग को गाली देना, भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, भारतीय जनता पार्टी को बस आलोक जी एक सेकंड रुकिएगा कि साहब इनको कंप्लीट कर अलोकतांत्रिक लेंगे। है, जो सबसे ज्यादा Thank you, sir. लोकतांत्रिक पार्टी रही है, धन्यवाद। दूसरे को अलोकतांत्रिक कहती है। बस 10 सेकंड और कहूंगा, माननीय शुक्ला जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे सुनील इनसे जी। तो आपका पुराना नहीं, प्यार है। 10 सेकंड में आपके उनके प्यार के बीच क्षमा नहीं चाहते हैं। हूं। 10 सेकंड में शुक्ला जी कभी गांव भी घूम के आइए। देश के अंदर 2 प्रकार के शहर बस गए हैं, एक गांव है, एक शहर है। जो लोग गांव से शहर में आ गए, ठंडा पानी पी रहे हैं, सर वो थैंक यू गांव सर, कभी धन्यवाद लौट सर। के समय है नहीं जाते। मेरे पास, उन्हें पता ही धन्यवाद। नहीं है ओके, कि बहुत शुक्रिया। अधिवास भी थैंक यू, होता है, थैंक यू, निवास भी थैंक होता यू, है, कुटुंब धन्यवाद। रजिस्टर भी होता थैंक है, यू सर, परिवार थैंक यू। रजिस्टर होता है, बही खाता होता है। सर, धन्यवाद। सरकार ने सब दे दिया है। 3-3 पीढ़ी बहुत का धन्यवाद, हिसाब शुक्रिया, है थैंक यू। लोगों के पास। थैंक यू। आप रखने का थैंक यू प्रयास सर। करेंगे ओके। तो आपको भी मिलेगा। थैंक यू सर, और थैंक यू। सबको छोड़ के ठंडा पानी पियेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा धन्यवाद। शुक्ला जी। चलो ये वाटर मेरा सप्लाई, निवेदन है। ठंडे वाटर की। ओके आलोक जी, बीजेपी के आरोपों का क्रमबद्ध जवाब आपके पास सर। 120 सेकंड है। देखिए मुझे लगता है इमरजेंसी भी संविधान के संवत ही लगी थी, उसमें प्रोविज़न है संविधान में, और 11 साल से बीजेपी ने उस प्रोविज़न को हटाया नहीं। और उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी को जनता ने, देश की जनता ने वापस सत्ता सौंप दी थी। खैर आज का विषय इमरजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा सुनवाई के दौरान कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है इलेक्शन कमीशन के साथ, ये सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन जब खुद कह रहा है कि सफाई और गड़बड़ी दूर करने के लिए हम कर रहे हैं, इसका मतलब गंदगी है, इसका मतलब गड़बड़ी है वहां पर। 2 दिन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आए थे, अशोक लवासा जी और ओपी रावत जी, कुछ चैनल्स पर बैठे थे। उसके बाद बीजेपी ने गायब करा दिया जब वो सच बोलने लगे। अभी उन्होंने कहा था ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब ने, राहुल गांधी जी या तो आप 1 हफ्ते का टाइम है, या तो आप माफी मांगिए या एफिडेविट दीजिए। ना राहुल गांधी जी ने एफिडेविट दिया, ना माफी मांगी। और इलेक्शन कमिश्नर साहब से हम कहना चाहेंगे कि आप कौन से बिल में घुस गए, नहीं तो आप कह रहे थे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्यों नहीं करते भाई आप राहुल गांधी जी के ऊपर? आपके अंदर हिम्मत नहीं। दिक्कत यह है 8 बार रिवीजन हुआ, 1 बार भी डॉक्यूमेंट नहीं माना गया, कभी फॉर्म नहीं भरवाया गया, और कभी भी कंप्लीट वोटर लिस्ट को कैंसिल नहीं किया गया। अब नए नए तरीके से आप, महाराष्ट्र में आपने 56 लाख वोट बढ़ा दिए, बिहार में आपने 80 लाख वोट काट दिए। हर बार नया मोडस ऑपरेंडी लेकर आते हैं और बीजेपी को जिताते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। अमीन साहब को मैं बात कहना चाहूंगा, अमीन साहब आजकल आप बहुत गोदी नहीं, मैं दूंगा आपको 120 सेकंड मिलेगा आपको। बहुत बैठ रहे हैं अमीन साहब। थैंक यू सर। ये भाजपा आपको यूज कर थैंक रही यू। है। ओके, आपको आलोक जी पर एतराज है क्या? अब आप बोलें, आपके एतराज का कारण। एतराज का मतलब यह है कि एक तो यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पढ़ लिख करके भी नहीं आते। कभी इस देश में नहीं हुआ, जो सर बात कह रहे थे, इस देश में कभी नहीं हुआ कि निर्वाचन वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाए।
मतलब आप मतदाता नहीं है, और मतदाता नहीं है तो आप देश के नागरिक नहीं है। इसी तरह तो नागरिकता सिद्ध करी जा रही है इस देश में। इसका ये आज के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आज 12 बजे से, जिस तरह मोदी जी ने कहा था कि आपका पैसा लीगल पैसा नहीं रह जाएगा, उनसे सीखा है बेचारे, कहा कि अब ये फ्रीज हो जाएगी। आप इस देश के न वोटर है न नागरिक। मैंने पहले चरण में आपसे पूछा था कि इसका समर्थन करते हैं कि विरोध, तब तो आपने नहीं किया था। अब आप इस राउंड में आपने अपनी बात बदल ली। स्पष्ट कह रहा हूं। एक साथी ने कहा कि 3 पीढ़ियों का हिसाब है, जो 3 पीढ़ी का हिसाब देते हैं वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट बेचारे ना दिखा पाए, अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं, दूसरे का 3 पीढ़ी का हिसाब लेंगे। थैंक यू सर। जो नहीं, बात पूरी तो हो जाने दीजिए। हाँ, तो सर कंप्लीट कर लें। फिर मैं कह रहा हूं, और समाजवादी पार्टी कह रही, हमारा समाजवादी पार्टी के लोगों का जब वोट काटा गया, हम एक पहले ऐसे राजनीतिक, तो सर नहीं पसंद तो खिलाफत करो। आप न खिलाफत कर रहे हो न सपोर्ट कर रहे हो। हम इस पूरी प्रक्रिया के जो मंशा है उसके पूरी तरह से विरोध में है। समाजवादी पार्टी इसका पहले भी कही है कि स्पेशल इंटेंशन रिजेक्शन फॉर वोट है, रिजेक्शन फॉर वोट ओबीसी, दलित, मुसलमान, आदिवासी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सुनील शुक्ला जी, तो फाइनल कंक्लूजन बताइए, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत है और आज रात से ये बात तो सही है कि मतदाता सूची फ्रीज हो जाएगी। बिहार के यहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ को छोड़कर, और असम जहाँ की नागरिकता का विषय भारत के दूसरे राज्यों के इतर है, तो इन जगहों को छोड़कर बाकी मतदाता सूची 12 राज्यों में फ्रीज हो जाएगी आज रात से। तो अब लोगों के पास क्या विकल्प बचे हैं, और अपोजिशन का रुख कोई बहुत ज़्यादा विरोध का भी मुझे आज प्रतीत नहीं हुआ, ये भी फूक कर कदम रख रहे हैं। नहीं, विरोध क्यों नहीं है? ये बात कही गई, डॉक्टर समीर सिंह जी ने कहा कि बिहार में मतदाताओं के नाम जब काटे गए तो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष कहा, अरे कांग्रेस या विपक्ष कहा था। 17 दिन उन्होंने पदयात्राएं निकाली। उस राज्य का कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहा जहां पे मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे जाने का विरोध न हुआ। समीर सिंह जी ने कहा, मुझको कहा कि आप गांव में, मैं गांव में ही पैदा हुआ हूं, और जिन अभिलेखों का ये बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी यही कह दे कि SIR के दौरान वो अभिलेख स्वीकार किए जाए। इन्होंने कहा परिवार रजिस्टर, क्या SIR के दौरान परिवार रजिस्टर को माना जा रहा है? इन्होंने ये कहा कि एक और अभिलेख का इन्होंने नाम, कुटुंब रजिस्टर। आप नहीं, निवास किससे बनता है? शुक्ला जी, निवास प्रमाण पत्र भारत का जो निवासी है, सबके पास उत्तर प्रदेश के गांव का निवासी जो है, पहले एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए। एक सेकंड रुक जाओ, पाकिस्तान के आदमी को मतदाता बनाना है क्या? बांग्लादेश के आदमी को मतदाता बनाना है? आप उन्हें बाहर करो ना। निवासी है वही तो मतदाता बनेगा। अमित शाह से कहो ना, अमित शाह लिखा है। थैंक यू, धन्यवाद सर। संविधान में लिखा, बताओ ना हमको। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। एक सेकंड शांत हो जाए सर, एक सेकंड रुक जाए बस। शुक्ला जी 10 सेकंड बचे हैं सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लो। सुनील जी, जो बात कही समीर सिंह जी ने, SIR कौन कह रहा है कि विदेशी नागरिकों को आप मतदाता सूची में डालिए? लेकिन SIR आपने बिहार में किया, तो आप बताइए ना कि कितने विदेशी नागरिक आप पकड़ के लाए, कितनों की आपने पहचान की? आप ये बताइए, कोई मतदान केंद्र सर धन्यवाद सर, समय समाप्त हो चुका है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिल्ली के एक सनसनीखेज मर्डर केस की ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक।